हेलो एवरीवन। फाइनली आपका वीडियो का री एग्जाम हो ही गया। आई होप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इस एग्जाम में रीजनिंग पोर्शन से टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनको अभी मैं कंप्लीटली सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं कि उनके आंसर्स क्या होने चाहिए थे। आप चेक करना आपने क्या आंसर्स मार्क किए थे और किन सवालों को कैसे हमें सॉल्व करना था। इसमें देखिए एक क्वेश्चन आया था आपका काउंटिंग ऑफ फिगर से, जिसमें कहा गया था कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की अधिकतम संख्या क्या होगी, और एक फिगर आपको दी गई थी, उसमें आपको काउंट करना था कि टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे। तो देखो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस पिक्चर को ब्रेक करेंगे यहाँ से। ये वाला जो हिस्सा है हमने यहाँ से ब्रेक कर लिया कि ये इस तरह से है इतना, ठीक है। और मैंने आपको सिखाया है कि किसी ट्राइंगल में अगर हम वर्टेक्स से दो लाइनें खींच दें तो उसमें हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 लिखकर टोटल कितने आएंगे 6। इसका मतलब इस वाले फिगर में हमारे टोटल 6 थे। फिर इसके बाद में देखो इसी को हम दूसरे तरीके से ब्रेक करेंगे, जो कि मैंने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, इतना पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये वाली जो फिगर है ये भी सेम इसी के जैसी है। क्यों? क्योंकि इसमें उल्टी फिगर बनी हुई है इस तरह से, और इसमें भी आपको दिख रहा है कि कितनी लाइनें हैं, 3 लाइनें हैं, मतलब 3 ट्राइंगल हैं। तो यहाँ पर हमने नंबरिंग की तो यहाँ से भी मुझे कितना मिलेगा 6। तो मैंने कहा इस वाले वर्टेक्स से भी मुझे कितने मिलेंगे 6 मिलेंगे। लेकिन इसे काउंट करते वक्त मैंने इस वाले ट्राइंगल को 2 बार काउंट कर लिया, और 2 बार काउंट कर लिया इसलिए हम एक -1 यहाँ से कंसीडर कर लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो नीचे फिगर दी हुई है इसको भी हमने यहाँ से अलग कर दिया, इतनी जो फिगर है, ठीक है। अब इस वाली फिगर को देखो तो ये कुछ इस तरह से दिख रही है ऐसे, तो इसे भी हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नंबरिंग की तो यहाँ से हमें कितने मिले 3। तो कुल मिलाकर मैंने ये सारी पिक्चर्स अलग अलग कर ली। अब हम इनको एक एक करके जोड़ना स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि नए कितने फिगर और हमें मिलेंगे। तो देखो पहला जब मैंने इस वाली लाइन को यहाँ मिलाया तो एक ट्राइंगल मुझे ये वाला मिलेगा, ठीक है। तो एक मैंने ये लिख लिया, और फिर जैसे ही इन दोनों को मिला देंगे तो हमें एक बड़ा ट्राइंगल मिलेगा ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो इसको भी मैंने काउंट कर लिया, तो इसे भी एक लिख लिया। ऐसे ही देखो ऊपर एक फिगर हमें दी हुई है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इतनी फिगर, ठीक है। तो एक ट्राइंगल हमारा ये भी है, और जब इसको हम मिलाकर रखेंगे तो एक नया ट्राइंगल भी बनेगा। कौन सा वाला? यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये वाला ट्राइंगल। तो इसको भी हमने काउंट कर लिया, ठीक है। एक यहाँ पर हो गया। इस वाले को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि पहले ही काउंट कर चुके हैं इन 6 में, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को जब हमने यहाँ पर खींचा तो हमें एक ट्राइंगल ये वाला मिल गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो एक ट्राइंगल मैंने ये लिख लिया, और एक फाइनली जब पूरी फिगर कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक बड़ा ट्राइंगल मिलेगा, ये वाला जो ट्राइंगल है। तो इसको भी मैंने काउंट कर लिया, तो ये 1 लिख लिया। और अब इसके बाद में कोई भी छोटी से छोटी फिगर आपकी नहीं रही है, हमने सबको काउंट कर लिया। तो हम इनको काउंट करते हैं एक साथ, टोटल कितने मिलेंगे। तो देखो यहाँ से 6 6 12 12 और एक 13 14 15 16 17 18, और 18 के बाद में 19 20 और 21, यहाँ तक 21 हो गए। और ये एक -1 है, तो 21 से एक माइनस कर दिया तो कितने बचे 20। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी था। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था वो ये है कि यहाँ पर कहा गया है कि एक गोल मेज बैठक व्यवस्था में मात्र एक कुर्सी की टांग टूटी हुई है। तो जिस कुर्सी की टांग टूटी है उस पर कोई नहीं बैठेगा, और बाकी कुर्सियों की संख्या n है, ठीक है। कुछ व्यक्ति इन n कुर्सियों पर 24 संभावित तरीकों से बैठ सकते हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति को बैठना है तो आप बताइए n का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो आपको एक चीज मैं बताऊं, अगर कोई भी सर्कुलर अरेंजमेंट दिया हुआ है और उस पर हम कितने भी व्यक्ति बैठा रहे हों, तो उन व्यक्तियों के बैठने की कुल संभावना हम निकालते हैं n-1 फैक्टोरियल से। और ये क्या चीज है? ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से है, रखा रीजनिंग में है लेकिन है ये मैथ का क्वेश्चन। तो फाइनली यहाँ पर क्या कहा गया है? यहाँ पर कहा गया है कि एक कुर्सी की टांग टूटी हुई है। अब जब जिस कुर्सी की टांग टूटी हुई है उसको हमें काउंट नहीं करना है, तो हमें ये पता चल गया कि n ही व्यक्ति हैं और n कुर्सियों पर बैठेंगे। तब हम निकालेंगे यहाँ से n+1 -1 फैक्टोरियल की वैल्यू, तो ये टोटल मिलाकर n फैक्टोरियल मिलेगा। और n फैक्टोरियल जो है वो कितने तरीके से बैठ रहे हैं? 24 तरीके से बैठ रहे हैं। तो आपको ये पता है कि n फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 24 होती है। फैक्टोरियल अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो इसका मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो इसका मतलब ये है कि ये 24 है। तो इसकी जगह पर मैं 24 की जगह पर 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, जो कि n फैक्टोरियल के बराबर है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो n बराबर कितना आएगा 4। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी ऑप्शन था। तीसरा क्वेश्चन जो रीजनिंग के पोर्शन में आपसे पूछा गया था वो पूछा गया था डायरेक्शन टेस्ट से। और देखो इसमें कहा गया है कि कौशल का मुख जो है वो दक्षिण की ओर है। तो मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसका नाम कौशल है और उसका मुख किधर है? साउथ डायरेक्शन में है।
तो कह रहे हैं कि वह अपने दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो इधर साइड में उसने मुड़ा और वो कितने मीटर गया? 20 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक 20 गया। फिर कह रहे हैं पुनः वह दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से उसने दाएं मुड़ा और दाएं मुड़कर वो फिर से कितने मीटर गया? 10 मीटर। फिर कहा गया है फिर वह बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब यहाँ से फिर वो बाएं मुड़ेगा और कितना चलेगा? 10 मीटर। तो यहाँ पर मैंने उसको फिर से 10 मीटर चला दिया। फिर कहा है फिर वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा तो ऊपर की साइड में जाएगा। मतलब यहाँ पर ये कितनी डायरेक्शन होगी आपकी? 20। फिर आगे कहा गया है तब वह दाएं मुड़कर 60 मीटर चलता है। अब देखो यहाँ से जब वो राइट मुड़ेगा ना तो वो इधर साइड में जाएगा और इधर साइड जाएगा तो इस रास्ते से आगे निकल जाएगा, क्योंकि आप ये देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 10 है और ये वाली जो है ये 20 है। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर होगी। तो मुझे इसे इससे और आगे निकालने के लिए 30 मीटर एक्स्ट्रा चलाना पड़ेगा। फिर आगे आपसे कहा गया है तो कौशल अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? तो देखो यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन बन रही है वो ये वाली बन रही है और ये डायरेक्शन कौन सी होती है? ऊपर मतलब नॉर्थ और राइट साइड में मतलब ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व या नॉर्थ ईस्ट। मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। इसके बाद देखिए जो चौथा क्वेश्चन था रीजनिंग का वो आपका मिसिंग नंबर से दिया हुआ था। यहाँ पर कुछ फिगर आपको दी हुई हैं और उसमें बताना है कि लास्ट वाली फिगर में मिसिंग नंबर क्या होगा। तो देखो क्योंकि हमें ये पता है ये सारे के सारे नंबर्स जो है ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, तो इसका मतलब ये 25 है तो 25 को मैं 5 के रूप में ट्रीट करूँ, इसे भी 5, इसे भी 5 और इसे भी 5, और सबको अगर मैं ऐड कर दूँ तो 5 + 5 + 5 + 5 टोटल कितना होगा? 20। और उस 20 के दोनों डिजिट्स को ऐड कर दूँ तो मुझे कितना मिलेगा? 2, जो कि बीच में लिखा है। मतलब कहने का ये है कि यहाँ जो नंबर्स दिए हैं उनका स्क्वायर रूट लेना है और फिर उनके डिजिट्स को प्लस कर देना है और प्लस करने के बाद में जो भी आएगा उसकी भी डिजिट प्लस कर देनी है। मतलब देखो जैसे ये 36 लिखा है तो ये 6 है, ऐसे ही ये 25 5, ये भी 5 और ये 6। तो टोटल अगर हम प्लस करें तो 6 + 5 + 5 + 6 टोटल मिलाकर कितना आएगा? ये 22। और 22 में मैं 2 + 2 कर दूं तो मुझे कितना मिल जाएगा? 4, जो कि मिडल में लिखा है। ऐसे ही देखो जब सबसे लास्ट वाले में हम लॉजिक लगाएंगे तो उसका आंसर क्या होगा? ये जो 49 है इसको 7 लिखा, ये 64 है इसको 8 लिखा, ये 121 है इसको 11 लिखा और ये 81 है इसको 9 लिखा और सबको प्लस कर लिया। मतलब 7 + 8 + 11 + 9 और ये सारे नंबर्स ऐड होने के बाद में हो जाएंगे 11 और 9 20 और 8 28 और 7 35 और 35 में 3 + 5 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 8। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 होगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। रीजनिंग पोर्शन का जो पांचवा क्वेश्चन था वो था आपका कैलेंडर से रिलेटेड। यहाँ पर कहा गया था कि एक बच्चा 8 अगस्त 1978 को पैदा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 8 अगस्त 1978 को जो दिन हमें दिया हुआ है वो कौन सा था? ट्यूसडे। तो हमसे पूछा क्या गया है तो वर्ष 1986 में उसका जन्मदिन किस दिन होगा? तो आपको ये पता है कि अगर 1986 में हम जा रहे हैं तो जन्मदिन उसी डेट को मनाया जाएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बन गया कि अगर 8 अगस्त को ये दिन था तो बताइए 8 अगस्त 1986 को कौन सा दिन होगा? तो क्योंकि हमें ये पता है कि यहाँ पर डेट सेम है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें क्या निकालना होगा? इन दोनों में ईयर गैप निकालना होगा। तो आप देखो कितने साल का ईयर गैप है? 78 से 86 तक हमें टोटल 8 साल दिखेंगे और फिर उसके बाद में हमें देखना है कि कितने लीप ईयर बीच में आएंगे। तो आप कहोगे एक तो 80 आएगा लीप ईयर और एक आएगा 84 बीच में। तो टोटल मिलाकर ये हो गए 10 और 10 को अगर 7 से भाग करें तो विषम दिन मेरे कितने आ जाएंगे? 3। मतलब ट्यूसडे के बाद में जो तीसरा दिन होगा वो हमारा आंसर होगा। तो ट्यूसडे के बाद पहला दिन, फिर दूसरा दिन और फिर तीसरा दिन, ये वाला जो दिन है हमारा आंसर है। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे। मतलब फ्राइडे जो है वो इसका सही आंसर है। तो डी ऑप्शन जो है वो आप मार्क करते कि शुक्रवार होगा। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपको दिया था वो वर्णमाला से दिया था। उसमें कहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित किया जाता है और पहले भाग का क्रम उलट दिया जाता है। मतलब ये इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकते थे कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में रख दिया जाए। तब कहा गया है कि इस व्यवस्था में सभी स्वर को हटाने के बाद और उसमें से भी जितने वॉवल्स हैं उनको हमने हटा दिया। तो पूछ रहे हैं कि कौन सा अक्षर ठीक बीच में होगा? तो आप सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास 26 लेटर्स हैं और उसमें से मैंने 5 वॉवल्स माइनस कर दिए तो टोटल कितने बचे? 21। और 21 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आएगा 10.5। मतलब ये है कि ठीक बीच में जो 11वां लेटर होगा वो आएगा।
और 11वां लेटर कौन सा होगा। अब यहाँ पर देखो, हमारे पास जो सीरीज होती है वो ए से लेकर जेड तक होती है, तो ए से लेकर एम तक 13 लेटर्स और एन से लेकर जेड तक 13 लेटर्स। और ये कह रहे हैं कि जो स्टार्टिंग वाला है उसको उल्टा करके लिख दो, मतलब एम से लेकर ए तक और एन से लेकर जेड तक। और फिर उसमें भी ये कहा है कि बॉबल्स हटा दो। तो देखो आप ये देखो कि ए ई आई ओ यू ये 5 ही बॉबल्स हैं और इसमें से मैंने ये 3 बॉबल्स हटा दिए, तो टोटल कितने बचे। देखो यहाँ पर 13 थे टोटल और उन 13 में से मैंने कितने हटा दिए, 3 हटा दिए, तो 11 ही तो बचे और 11वां लेटर ही मुझे बताना था। तो आंसर क्या हो जाएगा, एन। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर था। एन इसलिए क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 10 लेटर्स ही बचेंगे और 11वां लेटर जो है वो एन आ जाएगा, जो कि ठीक बीच में होगा, इसलिए हमने कहा कि ये ऐसे है। और चाहें तो आप ABCD लिखकर भी इसको चेक कर सकते हैं। रीजनिंग पोर्शन का जो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया था वो ब्लड रिलेशन चैप्टर से दिया था। इसमें कहा गया था कि विशाल जो है वो दुर्गेश के पिता की बहन का पुत्र है। तो पहले हम बनाएंगे दुर्गेश को, हमने यहाँ दुर्गेश को बनाया। अब दुर्गेश के पिता ये हुए और उनकी जो सिस्टर है वो ये है और उनका पुत्र यानी कि ये जो लड़का है ये कौन है, विशाल है। फिर आगे क्या कहा गया है कि राजेश जो है वो निहारिका का पुत्र है। तो अभी हमें ये नहीं पता क्योंकि हमने निहारिका के बारे में नहीं पढ़ा। तो निहारिका के बारे में कहा है कि निहारिका हिमांशु की माता और दुर्गेश की दादी है। अब दुर्गेश की दादी कौन होगी, दुर्गेश के पिता की जो मिसेज है वो दादी होगी उसकी, यानी कि ये निहारिका है। और इसमें ये कहा गया है कि ये कौन है, हिमांशु की माता है। तो हिमांशु या तो ये व्यक्ति है या फिर एक और व्यक्ति है जो उसका लड़का है और उसकी माँ है, मतलब ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि राजेश जो है निहारिका का पुत्र है। इसका मतलब ये जो 2 ट्राइंगल मैंने बनाए हैं ऐसे करके, ये एक है जिसका नाम है हिमांशु और एक का नाम है राजेश। फिर आगे पढ़ो, आगे कहा गया है कि महेश जो है वो निशा का पिता है, ठीक है, और विशाल का नाना है। तो विशाल का नाना कौन होगा, विशाल की जो मदर है उनके पापा, यानी कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है, विशाल का नाना है और इसका नाम क्या है, महेंद्र, मतलब एम हमने इसको बना दिया। और इसके बारे में कहा है कि ये निशा का पिता है, तो ये कौन है, ये है निशा, NI से इसको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर आगे कहा है कि निहारिका महेंद्र की पत्नी है, तो ये हमने ठीक ठाक बना लिया। फिर आगे कहा है हिमांशु की पत्नी का निशा से क्या संबंध है। अब देखो ये 2 व्यक्ति हैं, या तो मैं इसको H बना लूँ और इसको R बना लूँ, या इसको R बना लूँ इसको H बना लूँ। इन दोनों में से जो वाइफ है जो कि हिमांशु की पत्नी है वो ये है, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा है कि इसका और निशा से क्या संबंध है। तो देखो इसके 2 भाई हैं और दोनों ही भाई की जो वाइफ है वो इसकी भाभी लगेगी। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इस पोर्शन में जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो सीरीज से दिया हुआ था और सीरीज में आपको कहा गया था कि ये एक सीरीज बन रही है, इसमें बताइए अगला नंबर क्या होगा। तो हम देखेंगे कि 7 से हमने 18 को बनाया, तो कैसे बनाया, 7 या 21 और -3 किया तो 18 आ गया। ऐसे ही 18 से हमने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 54 और -3 किया तो 51 मिल गया। फिर 51 से हमने इंटू 3 किया और फिर -3 किया तो 150 मिलेगा यहाँ से, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करके -3 कर रहे हैं। तो अगला जो नंबर हमारा आएगा वो आएगा 150 की 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से 3 माइनस करना है। तो 15 या 45 यानी कि 450 और -3 करेंगे तो ये बन जाएगा 447। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर था वो डी ऑप्शन था, यानी कि 447। जो क्वेश्चन नंबर 8 आपका रीजनिंग पोर्शन में था वो एक ये वाला था जिसमें आपको फिगर दी हुई थी। इसमें कहा था कि चित्रों में P और Q के बीच में एक निश्चित संबंध है और कहा गया है कि कौन सा चित्र जो है वो आपको प्रश्न चिन्ह की जगह पर देखना है, रखना है। आपको बताना है कि R और S के बीच में अगर समान संबंध हो तब। तो आप ये देखो कि यहाँ पर P और Q में क्या रिलेशन बना हुआ है। ये जो पॉइंट्स दिए हुए थे, ये वाले जो 5 पॉइंट हैं, इन पांचों पॉइंट से ही मिलकर हमें एक और फिगर मिल रही है जो पांचों पॉइंट आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि इस वाली पिक्चर के लिए कौन सी पिक्चर बनेगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन डी था। डी किस लिए था, क्योंकि देखो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपस में यहाँ पर कनेक्टेड हैं और कनेक्टेड हैं, तो इसी को हम मार्क करेंगे। बाकी के देखो ये मिसिंग है इसमें, और इसमें भी कोई पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है, और इसमें ये वाले दोनों मिसिंग है। इसलिए जो सही आंसर था इसका डी ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो ये वाला क्वेश्चन था। यहाँ पर आपसे कहा गया था कि x और y के बीच की जो दूरी है वो 15 किलोमीटर है। मतलब एक पॉइंट ये है और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 2 पॉइंट मान लिए। इधर साइड में सपोज y है और इधर साइड में x है, तो उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर है और दोनों
उनको जोड़ने वाली सीधी रेखा पर एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। मतलब x जो है वो इधर साइड में जा रहा है और y जो है वो इधर साइड में आ रहा है, एक दूसरे के अपोजिट, है ना। फिर आगे कहा है यदि y की चाल x की चाल का 4 गुना है। इसका मतलब ये है कि अगर y जो है वो 4 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है तो x 1 किलोमीटर पर घंटा से चलेगा। ठीक है, मान लो ये इसकी स्पीड है और ये इसकी स्पीड है, तो ये हो गई 4 गुनी। तो पूछा है तो बताइए x के द्वारा तय की गई दूरी जब दोनों किसी बिंदु पर मिलते हैं तो क्या होगी। तो आप ये कहो कि बीच में कोई एक पॉइंट होगा जहां पर आकर ये मिलेंगे। तो वो पॉइंट अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है 15 और अपॉन, जब स्पीड अपॉन में जाएगी तो दोनों की स्पीड प्लस हो जाती है और दोनों की स्पीड प्लस करेंगे तो 4 और 1 5, 5 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 घंटे लगेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर x 1 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा था तो 3 घंटे में वो 3 किलोमीटर चल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो y है ये y 3 घंटे में 12 किलोमीटर चल जाएगा और डिस्टेंस हमारी कवर हो जाएगी, बीच में ये यहाँ पर मिल जाएंगे। तो फाइनली हमसे पूछा क्या था कि x के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो आप कहोगे 3 किलोमीटर चलेगा। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। तो टोटल 10 क्वेश्चंस थे जो रीजनिंग में आपसे पूछे गए थे, जिनको मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीटली सॉल्व करके दिखाया है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इन 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही रहे और बाकी का पेपर जो था उसका लेवल इजी था या मीडियम था, और आपका पेपर कैसा हुआ। और इन वाले क्वेश्चंस में से अगर किसी में डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं।